नेक्स्ट है राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियां माने विधान पालिका से संबंधित शक्तियां। विधान पालिका में क्या क्या शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भी विधान पालिका का अटूट हिस्सा है। राष्ट्रपति बेशक से ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, और विधान पालिका को कार्य क्या करना है? कानून निर्माण का। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जब कोई विधेयक पारित कर देती हैं, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं होते वो विधेयक कानून नहीं बनता। तो संसद में कौन कौन शामिल है यदि आपसे पूछा जाए तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। इसी तरह से ही जब नई लोकसभा का गठन होता है चुनाव के बाद, तो लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है, नई लोकसभा का प्रथम अधिवेशन, वो राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होता है। और हर साल जो पहला अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का एक ही तिथि को शुरू होता है, एक ही तिथि को समाप्त होता है। अधिवेशन बुलाने की जिम्मेवारी होती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार 2 अधिवेशन हर वर्ष बुलाने होते हैं, और ये जो 2 अधिवेशन हैं इसमें पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि, इसमें 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ही कोई भी साधारण विधेयक है लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, या राज्यसभा में पारित हो गया लोकसभा में पारित नहीं हुआ, साधारण विधेयक की बात कर रही हूं मैं, वित्त विधेयक की नहीं, तो ऐसे में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया कि एक ने पास कर दिया दूसरे ने नहीं किया, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और संयुक्त बैठक बुलाकर, संयुक्त अधिवेशन दोनों का बुलाकर उसमें फिर से उस विधेयक को प्रस्तुत करवाकर उसका समाधान किया जाता है कि चाहे तो वो पास होगा चाहे पूरी तरह से रद्द होगा। इसी तरह से ही लोकसभा में यदि जो इलेक्शन होते हैं जब लोकसभा के एंग्लो इंडियन 2 निर्वाचित होकर नहीं आते, तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। और इसी तरह से ही राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस आधार पर? जिन्होंने कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या इनसे अलग जीवन के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य किया है, अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, वो सर्वोच्च शिखर पर है, उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उनका जो उत्कृष्ट ज्ञान है उसका फायदा देश को प्राप्त हो। चुनाव तो वो लड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में उनके ज्ञान का जो फायदा है वो देश को प्राप्त हो। ऐसे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद है इसमें ये जो वैधानिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, ये सिर्फ इस तरह की हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि सैद्धांतिक मुखिया है राष्ट्रपति। असली जो वैधानिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो क्या है? वीटो पावर, VETO, वीटो, POWER, पावर। इसको हिंदी में लिख सकते हो निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित हो जाता है नियमानुसार, तो उसके बाद वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तभी वो विधेयक कानून बनता है। तो ये जो वीटो पावर है, निषेधाधिकार है, ये क्या है? मना करने की शक्ति। ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह का निषेधाधिकार है। फर्स्ट है इसमें पूर्ण निषेधाधिकार, पूर्ण, और सेकंड है निलंबनकारी निषेधाधिकार। पूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, और थर्ड इसमें आ जाएगा जेबी। जेब समझते हो ना,
ये जेब से बना है, पॉकेट से, जेबी निषेधाधिकार। निषेधाधिकार आगे लिख लेना, मैंने ब्लैक बोर्ड पे आधा आधा ही लिखा है। पूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार। अब ये तीनों जो है ये अलग अलग कैसे हैं? मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति है इसका जो प्रयोग करता है वो कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास गया तो निलंबनकारी निषेधाधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति उस विधेयक को, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ठीक नहीं है, तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, इसका मतलब राष्ट्रपति को वो उचित नहीं लग रहा। लेकिन अब इसमें अगला स्टेप क्या है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने उस विधेयक को पुनः पारित कर दिया तो राष्ट्रपति दूसरी बार उसको वापस नहीं भेज सकता। माने निलंबनकारी, निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है, लेकिन संसद अड़ गई कि नहीं, फिर से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास फिर कोई विकल्प नहीं है। दूसरा है ये पूर्ण निषेधाधिकार। पूर्ण निषेधाधिकार में स्थिति थोड़ी सी अलग है। दो तरह के विधेयक होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में दो दो तरह के हैं। इस समय जो मैं बता रही हूँ वो है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो होते हैं जो मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक जो मंत्रिपरिषद के अलावा किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी अन्य सांसद के द्वारा। विपक्ष के सांसद भी हैं और सत्तारूढ़ दल के अन्य सांसद भी, ये आमतौर पर कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे में इस तरह के जो विधेयक है उसको कई बार राष्ट्रपति पूरी तरह से खारिज कर देता है, माने उस पर वह हस्ताक्षर नहीं करता। और तीसरा है इसमें जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार। इसका अर्थ क्या है? जेब में डाल लेना, ना हाँ में जवाब देना, ना में जवाब देना। क्योंकि जो संविधान है, संविधान में कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि जब लोकसभा और राज्यसभा विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती हैं तो राष्ट्रपति को कितने समय के अंदर उस पर अपनी स्वीकृति देनी अनिवार्य है। समय सीमा है नहीं। तो कई बार क्या होता है, अधिवेशन समाप्त होने वाला है और लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, राष्ट्रपति ने उस पर फिर कोई भी जवाब नहीं दिया, ना तो उसको मना किया, पुनर्विचार के लिए भेजा, और ना ही वो हस्ताक्षर करके भेजा, माने अपनी जेब में डाल दिया। और अगला जब अधिवेशन आया तो उस पर संसद ने भी दोबारा से उस मुद्दे को नहीं उठाया। तो ये क्या है? जेबी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो पावर। नेक्स्ट है इसमें कि जो अब संघीय शासन प्रणाली है, राज्यों में भी अलग अलग सरकारें हैं। जो शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास है वैसे ही शक्तियां राज्यों में राज्यपाल के पास है। तो जब विधानसभा में कोई विधेयक पारित हो जाता है तो फिर वो राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए जाता है। राज्यपाल यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन कई बार राज्यपाल, संविधान ने राज्यपाल को ये शक्ति दे रखी है कि कई बार राज्यपाल यदि ऐसा समझता है कि नहीं, इस पर कुछ विचार करना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति से विचार करने के लिए, राष्ट्रपति से अनुमति लेने के लिए उस विधेयक को रोक लेता है। और राष्ट्रपति से सलाह के बाद यदि उसको लगता है कि हाँ इस पर साइन करने चाहिए तो राज्यपाल उस पर साइन कर देता है। माने राज्यपाल भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए कुछ एक विधेयकों को रोक सकता है। तो यहाँ राष्ट्रपति का राज्यपाल के माध्यम से जो राज्य सरकारें हैं उनके विधेयकों पर भी एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ये तो हैं उसके विधेयकों से संबंधित शक्तियां। इसमें जो मुख्य शक्ति और आ जाती है वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ये अध्यादेश क्या है? कानून बनाने का अधिकार किसको है?
विधानपालिका को। कार्यपालिका को लागू करने का अधिकार है। विधानपालिका कानून कब बनाती है? जब अधिवेशन चल रहा होता है। केवल अधिवेशन के समय ही विधानपालिका कानून बनाती है, बाकी पूरा समय वो कानून नहीं बनाती। तो ऐसे में यदि देश के सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका तत्काल समाधान जरूरी है, ऐसी स्थिति भी नहीं है कि विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, तत्काल फैसला करना है, तत्काल कोई निर्णय लेना है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये शक्ति क्या है? कानून निर्माण से संबंधित हुई ना। अध्यादेश जो है वो कानून की तरह है, कानून की तरह ही प्रभावी रहता है। लेकिन इसमें ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की, वो किस स्थिति में है? विशेष परिस्थितियों में, कि कोई ऐसा संकट आ गया जिस पर तत्काल समाधान चाहिए, तो ऐसे में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये जो अध्यादेश है ये कानून की तरह प्रभावी होते हैं। और ये अध्यादेश लागू कितने समय तक रहेंगे? जब अगला अधिवेशन होगा। जब अध्यादेश जारी किया है उसके बाद जो भी अधिवेशन होगा, अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। उन 6 सप्ताह के अंतर्गत या तो संसद उस अध्यादेश को, उस विषय को लेकर कानून बना दे। यदि संसद ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, 6 सप्ताह पूरे होते ही वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगा। अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह। तो अब ऐसे में यदि आपसे कोई पूछे कि कोई भी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? अधिकतम 6 सप्ताह तो अधिवेशन शुरू होने के बाद हो गए ना। अधिकतम संविधान क्या कहता है कि राष्ट्रपति को वर्ष में 2 अधिवेशन बुलाने अनिवार्य हैं। पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि, इसमें 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम ये मान लेते हैं कि पहला अधिवेशन खत्म हुआ, उससे नेक्स्ट डे अध्यादेश जारी हो गया। मैक्सिमम 6 मंथ्स है, 6 महीने ये हो गए। 6 महीने पूरे होते ही नया दूसरा जो नेक्स्ट अधिवेशन है वो शुरू होना है। 6 सप्ताह उसके हो गए। 6 महीने और 6 सप्ताह कितने हो गए? 7.5 महीने। तो 7.5 महीने कोई भी अध्यादेश मैक्सिमम, अधिकतम है ये, अधिकतम समय तक जारी रह सकता है। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, जो कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, उसमें आ जाता है कई बार। तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो पूरी तरह से किसकी शक्ति है? हमारे देश में राष्ट्रपति की। और दूसरी ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हर देश में कानून बनाने का कार्य होता है विधानपालिका का, लागू करने का कार्य होता है कार्यपालिका का, लेकिन अध्यादेश जारी करने का अधिकार हर देश में कार्यपालिका अध्यक्ष को ही होता है। क्लियर है यहाँ तक?